हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू साइको। उत्तराखंड पुलिस मुख्य आरक्षी के एग्जाम के लिए आपके पास सिर्फ 10 दिन बचे हैं। तो इन 10 दिनों में मैं आपकी तैयारी को बूस्ट देने के लिए मिनी मॉक टेस्ट लाया हूँ। इस मिनी मॉक टेस्ट को लगाने के बाद आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है और आप कितने पानी में हो। ठीक है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट बनाना मेरे लिए भी मुश्किल है और आपके लिए सुनना भी मुश्किल है, क्योंकि अगर मैं फुल लेंथ मॉक टेस्ट बनाऊंगा तो वो 2 घंटे की वीडियो बनेगी। ठीक है, और साइंटिफिक फैक्ट है कि ह्यूमन ब्रेन किसी भी चीज़ को 50 से 55 मिनट तक ही सुन सकता है, उसे झेल सकता है। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा जो वेब सीरीज़ बनती है वो 50 से 55 मिनट तक की बनती है। तो 2 घंटे की वीडियो बनाना मेरे लिए भी बेकार होगा, आपके लिए भी बेकार होगा। ठीक है, क्योंकि आपने सुनना नहीं है और मेरे को बनाने में भी टाइम लग जाएगा। ओके, तो टोटली टाइम वेस्ट है। इसलिए मैं मिनी मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। मिनी मॉक टेस्ट में हम क्या करेंगे, 50 क्वेश्चन देखेंगे। 50 क्वेश्चंस फिजिक्स के 20 होंगे, इंग्लिश के 20 होंगे और मैथ्स के कितने होंगे, 10 क्वेश्चंस होंगे। मैथ्स के कम इसलिए लिए क्योंकि मैथ्स को ही सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लगता है। ओके, और जो इसमें मैंने फिजिक्स के क्वेश्चन लिए हैं, ये फिजिक्स के क्वेश्चन UKSSC द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हालांकि सारी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये तो UKSSC ने पूछे हैं तो रिपीट होने के चांस हैं फिजिक्स के। और फिजिक्स और मैथ वाला जो सेक्शन है ये उत्तराखंड लैब स्टूडेंट वाले भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके सिलेबस में भी ये है, बस इंग्लिश नहीं है तो इंग्लिश वो छोड़ सकते हैं। ओके, इस वीडियो में आपका टारगेट होगा 42 नंबर। 50 में से आपको 42 स्कोर करना है। ठीक है, विद नेगेटिव मार्किंग के साथ। ओके, अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसे अटैम्प्ट कैसे करना है, मॉक टेस्ट कैसे लगाना है वीडियो फॉर्म में। तो जैसे आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा तो आपने वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन को पहले पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपने अपना आंसर देना है, उसके बाद वीडियो को स्टार्ट करना है। फिर मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बताऊंगा, उसका आंसर बताऊंगा। सही है तो सही पे टिक, कॉपी ले लेना, एक कॉपी और एक पेन। सही पे लगाना, एक गलत पे, और एक बनाना आप स्किप वाला। ठीक है, तो यहाँ पे टिक मारते रहना और फिर लास्ट में देखना कितना है, और फिर लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देना। अगर आपके 42 से कम आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, 15, जितने भी आ रहे हैं, कमेंट करना है। ओके, और इस वीडियो से यदि आपको कुछ सीखने को मिले और यदि आपको मेरी मेहनत दिखे तो इस वीडियो को लाइक करना। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो लंबी होने वाली है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देखिए। अभी शुरू में मैं फिजिक्स के 20 क्वेश्चन आएंगे, और फिजिक्स के 20 क्वेश्चन ऐसे हैं, लेवल को मेंटेन किया है मैंने, मतलब कि इजी है इसमें क्वेश्चन, मॉडरेट भी है और हार्ड क्वेश्चन भी है। इसी टाइप का पेपर भी आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, मतलब कि तीनों प्रकार के क्वेश्चन होंगे, इजी, मॉडरेट और हार्ड। इजी जो क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, मॉडरेट उसके बाद होते हैं, 20 क्वेश्चन मॉडरेट होते हैं और 10 क्वेश्चन होते हैं हार्ड। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपने पढ़ लिया हुआ, इसका आंसर भी दे दिया हुआ। क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, मोमेंटम इज अ डैश क्वांटिटी, संवेग कैसी मात्रा है, यानी कि वेक्टर है या स्केलर है, कैसी है। तो हमें पता है मोमेंटम, जिसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है ये, वेक्टर क्वांटिटी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी मतलब कि अदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि। रो इज इक्वल टू mv होता है, रो इज इक्वल टू mv होता है। ठीक है, जब मोमेंटम की बात करें तो सिंपली लीनियर मोमेंटम की बात कर रहा है, अगर एंगुलर मोमेंटम की बात करेगा तो वो दे के रखता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया, वेक्टर क्वांटिटी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डार्क मस्कुलर डायफ्राम स्ट्रक्चर फाउंड बिहाइंड द कॉर्निया दैट कंट्रोल द पुपिल साइज। पुतली के आकार को नियंत्रित करने वाली कॉर्निया के पीछे कौन सी गहरी पेशीय डायफ्राम संरचना पाई जाती है। पुतली को कौन कंट्रोल करता है ये पूछा गया बेसिकली। आपका 12th के ऑप्टिक्स से है। ठीक है, 10th में भी ह्यूमन आई लेकिन 12th में भी ह्यूमन आई, तो इस टॉपिक को स्किप करना आपके लिए बेवकूफ़ी होगी। ऑप्टिक्स से क्वेश्चन पूछता है UKSSC। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, और देखिए इस वीडियो में मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो उससे रिलेटेड आगे भी क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपको पहले पता चल जाएंगे। और दूसरी बात, अगर मैं इसमें एक्सप्लेन करने लग गया तो वीडियो और लंबी हो जाएगी। एक्सप्लेनेशन वाली देखना है तो जो प्रैक्टिस साइट चल रही है वो देखना है। ठीक है, उसमें मैं क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक, तो पूछा गया पुतली के आकार को कौन नियंत्रित करता है, बस इतना पढ़ना था आपको। पुतली के आकार को कौन नियंत्रित करता है, तो आइरिस करता है। ठीक है, कौन करता है, आइरिस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मच वर्क इज डन बाय स्प्रिंग फोर्स इन अ साइक्लिक प्रोसेस। एक चक्रीय प्रक्रम में स्प्रिंग बल द्वारा कितना कार्य किया जाता है। चक्रीय प्रक्रम में स्प्रिंग बल, ठीक है, स्प्रिंग बल द्वारा कितना कार्य किया जाता है, तो 0 कार्य किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि जो स्प्रिंग फोर्स होता है ये क्या, कंजर्वेटिव फोर्स है। अब कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे बताऊंगा तो आगे के जो 2 क्वेश्चन आएंगे वो आप सही कर दोगे, इसलिए मैं ये बता नहीं रहा हूँ। तो जब आगे और क्वेश्चन आएगा कंजर्वेटिव फोर्स पे तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसे। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो गया, 0 होता है। इसका कारण आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्मॉल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 140 सेंटीमीटर एंड आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप फॉर व्यू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ऑफ 25 सेंटीमीटर। ठीक है, एक टेलीस्कोप
में जो ऑब्जर्वेशन वाला लेंस है उसका फोकल लेंथ इतना है, और जो आँख के पास रखते हैं उस आई लेंस, उसका फोकल लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर है। हमें पूछा गया है इस जो टेलीस्कोप है इसका आवर्धन बताओ, मैग्नीफाइंग पावर बताओ। ठीक है, यदि आपको टेलीस्कोप का मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आता है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर जाओगे। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, यूके त्रिपल ने ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो टेलीस्कोप में मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका m इज इक्वल टू यानी मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू माइनस एफ ओ क्या है, ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जेक्ट के साइड रखी रहेगी वो होगा उसकी फोकल लेंथ, उस वाले लेंस की फोकल लेंथ, और एफ ई जो आँख के पास जो लेंस रहेगा उसकी फोकस। ठीक है, अपॉन 1 प्लस एफ ई बाई डी। डी क्या है, डी है हमारा जहाँ पे इमेज बन रहा है उसकी दूरी है। ठीक है, तो सब कुछ उसने दे रखा है, एफ ओ हमें दे रखा है, एफ ओ उसने कितना दिया 140 दे दिया। ठीक है, माइनस के साथ रखना है, ठीक है, माइनस 140, और एफ ई भी दे रखा उसने 5। ठीक है, और ये एफ ई 5 है, और ये हमारा ये डी डिस्टेंस कितना दे रखा था 25 सेंटीमीटर निकटतम दूरी होती है वो दे रखा उसने। ठीक है, तो 25 रखते हैं यहाँ पे। इसको सॉल्व करना है तो इसको काट लो 5 से, 5 दूनी 10 और 5 अठे 40, इतना आ गया, इंटू 25 कम 25, 25 और 5 30, 30/25। ठीक है, अब 6 पंजे 30, 5 पंजे 25, और इसको आगे सॉल्व 6 अठे 48 और 6 दूनी 12, 12 और 4 16, माइनस का ये लग गया, और नीचे क्या बच रखा है हमारा 5, 5 से काटते हैं, 5 तिया 15, हासिल लगा 1, 5 तिया 15 और 3 आपका, और 5 30। तो ये कितना आ गया आपका आंसर -33.6, -33.6 जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछता है यूके त्रिपल एससी। यदि आपने चैप्टर नहीं किया है अभी तो कोई बात नहीं, सिर्फ आप फॉर्मूले कर लो उस चैप्टर के। ठीक है, कोई भी चैप्टर आपने अभी मिस कर दिया है, छूट गया है, टाइम नहीं है, तो क्या करो बस फॉर्मूले नोट कर लो उसके इंपॉर्टेंट, वहीं से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेट पावर कंज्यूम ओवर अ फुल साइकिल ऑफ अ 100 ओम रजिस्टर कंडक्टेड टू 22 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज AC सप्लाई। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया, नेट पावर सप्लाई पूछा गया। तो बेसिक सा फॉर्मूला लगाना है इसमें, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, P इक्वल टू वी आई लगेगा, पावर का फॉर्मूला यही होता है। अब उसने V तो दे रखा है, I हमें फाइंड करना है। I कैसे निकलेगा, ओम के नियम से, R इक्वल टू क्या होता है, V/I होता है। ठीक है, R दे रखा है, V दे रखा है, I निकाल लेंगे यहाँ से, I की वैल्यू क्या आएगी V/R। V कितना है 220 वोल्ट, और R कितना दे रखा था उसने 100, तो इसको काटते हैं तो कितना आएगा ये 11/5, 11/5 आ गया आपका I, याद रखना ये 11/5। अब ठीक है, P इक्वल टू VI लगाते हैं, V की वैल्यू कितनी है 220 वोल्ट, I की वैल्यू कितनी है 11/5, 5 से काटो इसको, 5 चौक 20 और 5 चौक 20। ठीक है, 11 से इंटू करेंगे, 11 चौक 44, हासिल लगा 4, 11 चौक 44 और 4 48, 484 आ गया आपका आंसर, 484 वाट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम ही नहीं लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मेनियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जर्मेनियम किसका उदाहरण है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी निज अर्धचालक है, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, या फिर एक इंसुलेटर है, कुचालक है। तो हमें पता है जर्मेनियम क्या है, इजी क्वेश्चन, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसमें मिलावट करेंगे हम तब बनाएंगे पी या फिर एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। अभी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो दूसरा पार्ट है वो भी अपलोड कर दिया है, उसमें मैंने आपको ये बता दिया था। ठीक है, और मैंने ये भी बोल दिया था कि ये जो चैप्टर है यूके त्रिपल एससी का फेवरेट चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए ये पूछ रखा है, यूके त्रिपल एससी ने पूछा है, और ये वाला मैंने आपको बताया भी था। कंडक्टर है, ठीक, कंडक्टर के इनसाइड पूछा गया है, चालक के इनसाइड। कंडक्टर स्पेयर देखा था हमने, चालक की एक गोला देखा था। तो जब हम चालक को चार्ज देते हैं तो वो उसकी सतह पर वितरित हो जाता है, उसके अंदर नहीं जाता है ना। तो चालक के अंदर बोल रहा है, अंदर तो कुछ चार्ज होगा ही नहीं, अगर अंदर चार्ज नहीं होगा तो वहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। और अगर यहीं पे नॉन कंडक्टर होगा तब होगा उसके अंदर, क्योंकि वो उसके वॉल्यूम में अच्छे से फैल जाता है, पूरी तरीके से उसके वॉल्यूम में फैल जाता है, तब उसके अंदर भी इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट हैव द स्टेटस ऑफ फंडामेंटल फोर्स। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि निम्नलिखित कुछ फोर्स दे रखे हैं, इनमें से फंडामेंटल फोर्स यानी मौलिक बल कौन सा नहीं है मौलिक बल। ओके, तो मैंने आपको 4 जो मौलिक बल वो बता दिया आपको। ठीक है, फंडामेंटल फोर्स जो 4 होते हैं वो बता रखा है मैंने, यदि आपने उन्हें पढ़ा है तो ये क्वेश्चन कर जाओगे। ठीक है, कौन कौन सा बताया था मैंने आपको, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स भी होगा और मैग्नेटिक फोर्स भी होगा दोनों, तो इसलिए बोलते हैं इसको संयुक्त रूप से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, और एक होता है हमारा स्ट्रॉन्ग फोर्स और वीक फोर्स, ये होते हैं 4 जो होते हैं हमारे फंडामेंटल फोर्स। ठीक, मैग्नेटिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, न्यूक्लियर फोर्स क्या है, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है तो ये भी होता है, और हमारा फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, ये हमारा फंडामेंटल फोर्स नहीं है,
तो ये फंडामेंटल फोर्स नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग रिलेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज टू द रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। निम्नलिखित में से कौन परिणामी विद्युत क्षेत्र में विद्युत आवेश के वितरण से संबंधित है? कौन सा नियम विद्युत आवेश के वितरण से संबंधित है? तो पार्ट 2 में भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, कौन सा नियम है? गॉस का थ्योरम। गॉस का थ्योरम ही बोलता है कि अगर कोई बंद सरफेस है तो उस पर जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा फाई ई, ठीक है, फाई ई, इस सरफेस से घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होगा। ठीक है, यही बोला था गॉस ने। तो इसका आंसर क्या होगा? गॉस। अब मैंने आपको एक चीज़ और बोला था कि जो यू के तरफ प्लस सी है वो बेकार से ऑप्शन देता है। तो देखिए ऑप्शन देखिए, चार्ल्स लॉ कहाँ? गैस से संबंधित लॉ। बॉयल्स लॉ, ये भी गैस से संबंधित। कैपलर लॉ, ग्रह से संबंधित लॉ। तो ये तो ऐसे कट गए, बचा गॉस लॉ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्लो ऑफ द फ्लूइड इज सेड टू बी स्टडी। स्टडी मतलब कि स्थिर। इफ एट एनी गिवन पॉइंट द वेलोसिटी ऑफ ईच पासिंग फ्लूइड पार्टिकल्स डैश इन टाइम। द्रव का प्रवाह स्थिर कहा जाता है यदि किसी दिए गए बिंदु पर प्रत्येक गुजरने वाले द्रव कण का वेग समय में क्या हो? समय में क्या हो? बढ़ता हो, मतलब धीरे धीरे बढ़े, धीरे धीरे घटे, या कांस्टेंट रहे, या फिर फ्लक्चुएट करे, मतलब घटे बढ़े दोनों। ठीक है, तो उसको हम कब स्टेडी फ्लो कहेंगे? जब वो समय के साथ उसके पार्टिकल क्या हो? कांस्टेंट हो। जब उसके पार्टिकल कांस्टेंट रहेंगे, उनके पार्टिकल का वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, तभी तो हम उसे बोलेंगे कि स्थिर है। अगर वो घटेगा या बढ़ेगा तब तो वो स्थिर कहलाएगा नहीं। तो जब उसके कण कांस्टेंट रहेंगे यानी कि स्थिर अवस्था में रहेंगे, तब वो कैसा फ्लो होता है? स्टेडी यानी कि स्थिर प्रवाह होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रोलिंग मोशन, रोलिंग गति में, एट एनी टाइम इंस्टेंट व्हाट इज द स्टेट ऑफ बॉटम ऑफ द डिस्क विच इज कॉन्टैक्ट विद द सरफेस। रोलिंग गति में ये कोई गोला है ऐसे में, बेलन टाइप का, ठीक है, रोलर मान लेते हैं। रोलिंग गति कर रहा है तो जो नीचे सरफेस से जो टच है इसकी सतह, वो कैसा होगा? उसकी स्थिति क्या होगी? उसकी स्टेट क्या होगी? ये पूछा गया है। क्या होगा? स्टेट ऑफ रेस्ट में होगा वो, स्टेट ऑफ मोशन में होगा, स्टेट ऑफ अनरेस्ट होगा, या स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में होगा, साम्यावस्था में होगा। तो जो नीचे को जो स्टेट होता है, जो ये नीचे की सतह है जो जमीन के साथ टच हो रखी है, तो उसे रोलिंग मोशन में हमेशा क्या बोलते हैं कि वो रेस्ट स्टेट में। जो नीचे वाला है जो जमीन से टच हो रखा है ना जो पार्ट, उसे बोलते हैं हम रेस्ट स्टेट में। ठीक है, यानी विराम अवस्था में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर इज द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट प्लेस इन रिलेशन टू द अर्थ। ठीक है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट, बहुत बार बता दिया मैंने आपको। ठीक है, पूछा गया है कि भूस्थिर उपग्रह की वृत्ताकार कक्षा पृथ्वी से कैसे संबंधित है। अब यहाँ पे एक चीज़ और नोट करना है, ये भी ऐसे भी बता दिया था मैंने कि ये वृत्ताकार कक्षा में गति करता है, ये जियो स्टेशनरी वाला। पोलर वाला कैसे? अंडाकार गति करता है। ठीक है, तो पृथ्वी के जो उपग्रह होते हैं उसके दोनों प्रकार की गति होती है। ठीक, उसने बोला कि ये वृत्ताकार गति करता है, लेकिन पृथ्वी के कैसे करता है, मतलब किस अनुदिश करता है। तो ऑप्शन देखिए, पहला है मिड इक्वेटोरियल ऑर्बिट यानी कि मध्य भूमध्य कक्षा में, या फिर इक्वेटोरियल ऑर्बिट भूमध्य रेखीय कक्षा में। ऑप्शन नंबर सी ट्रॉपिकल ऑर्बिट में, और ऑप्शन नंबर डी है पोलर में। ट्रॉपिकल पोलर काट देते हैं क्योंकि ये ऐसे गति करता है और जो किसके? भूमध्य रेखा के अनुदिश करता है, भूमध्य रेखा के। ठीक है, मतलब बीचों बीच। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, इक्वेटोरियल ऑर्बिट, भूमध्य रेखीय में। ठीक है, और बिल्कुल मध्य में भी नहीं करता है, ये हमारी अर्थ है, इस रीजन को बोलते हैं हम भूमध्य रेखा कक्ष। और अगर ये बीचों बीच हो जहाँ से पृथ्वी आधी डिवाइड है, उसे बोलते हैं मिड इक्वेटोरियल ऑर्बिट, बिल्कुल बीचों बीच। तो बिल्कुल बीचों बीच भी नहीं होता, इस वाले रेंज में होता है। इस वाले रेंज में कहीं पे भी हम स्थापित कर देंगे इसको, इस वाले रेंज में, इसके अनुदिश वो चक्कर ऐसे काटता है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इक्वेटोरियल ऑर्बिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू द कैपलर्स लॉ मैंने आपको पता नहीं कितने बार बता दिया, ऑफ द पीरियड द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द प्लैनेट इज प्रोपोर्शनल टू। थर्ड लॉ पूछा जा रहा है, पीरियड का लॉ। बोला गया है कि जो टाइम पीरियड है यानी टी है, ठीक है, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? किसके प्रोपोर्शनल होता है? कि हमने पढ़ा था टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है, यही तो पढ़ा था हमने कैपलर्स के थर्ड लॉ में। तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है स्क्वायर रूट तो है नहीं यहाँ देखिए ये क्या है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। क्या है? क्यूब है, क्यूब यानी कि घन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी। अब देखिए इसलिए मैंने क्या बोला था कि क्वेश्चन को आपने खुद से पढ़ना है। जैसे कि पिछली एक वीडियो आई थी जिसमें मैंने इस करंट डेंसिटी को क्या पढ़ लिया था? चार्ज डेंसिटी। तो हो सकता है कि आप भी गलत पढ़ लो, इसलिए क्वेश्चन को आपने खुद से पढ़ना है। ठीक है, एग्जाम टाइम पे वो पेपर में से मेरी आवाज़ नहीं आएगी क्वेश्चन को पढ़ते हुए, वहाँ पे आपने ही पढ़ना है। और सिली मिस्टेक इसी में होता है, ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ने में। करंट डेंसिटी पूछा गया है, तो जब भी मैंने बोला था डेंसिटी पूछी जाए तो यूनिट एरिया बाय जो पूछ रहा हूँ, जैसे करंट की डेंसिटी तो आई, ठीक है,
तो आई का क्या होता है, एम्पियर होता है, एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है एरिया, तो ये क्या बन गया आपका, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर नोन एज। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र बिंदु को क्या कहते हैं। गोलीय दर्पण है, ये परावर्तक सतह है इसकी, जहां से हम परावर्तन करवाते हैं, ठीक है। इसके मिड पॉइंट, मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, तो क्या बोलते हैं इसको, पी बोलते हैं, पी फॉर पोल, ठीक है, अक्ष बोलते हैं इसको। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 277 केल्विन। अच्छा क्वेश्चन है। 277 केल्विन पर जल का घनत्व कितना होगा। तो 277 केल्विन मतलब कितना, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, यही हुआ। अब 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमें पता है कि जो जल का घनत्व होता है मैक्सिमम होता है, डेंसिटी मैक्सिमम होता है, लेकिन कितना होता है तो मैंने आपको कई बार बता दिया। अगर आपसे वो केजी पर मीटर क्यूब में पूछे, दोनों बताए थे ना मैंने आपको, अगर वो आपसे केजी पर मीटर क्यूब में पूछे तो वो होता है 1000 केजी पर मीटर क्यूब, और यदि वो आपसे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में पूछे तो कितना होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, क्यूब ये होता है, ठीक है, एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, और इस पे जल का घनत्व मैक्सिमम होता है। तो हमसे केजी में दे रखे सारे ऑप्शन, तो क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 1000 केजी पर मीटर क्यूब। हु अमंग द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंटली डिमॉन्स्ट्रेट द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन 1885, ठीक है, किसने 1885 में विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व को प्रमाणित किया था। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है हेनरिक आर हर्ट्ज। जो हर्ट्ज है उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रमाणित, मतलब उनको ढूंढा था या फिर डिमॉन्स्ट्रेट किया था, उसके बारे में बताया था। आप गलती कर सकते हो मैक्सवेल के साथ, मैक्सवेल किसके साथ जुड़े हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के साथ जुड़े हैं, तो मैक्सवेल नहीं हो सकते। क्या है इसका आंसर, हर्ट्ज है, ठीक है, हर्ट्ज ने विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व के बारे में बताया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the work done by the force depend on the factors like velocity of the object or the particles path taken by the object, then such a force is called। यदि किसी बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु के वेग या वस्तु द्वारा लिए गए विशेष पथ जैसे कारकों पर निर्भर करता है तो ऐसे बल को क्या कहते हैं। तो ऐसे बल जो पाथ पे डिपेंड करते हैं क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, जो अपने पाथ पे डिपेंड करते हैं, और जो अपने पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। जब बोला गया है क्वेश्चन में कि वो किस पे, कारकों पर डिपेंड करता है, तो अगर वो कारकों पर डिपेंड करता है इसका मतलब क्या है, वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, वो अपने पाथ पे डिपेंड कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ठीक है। नॉन कंजर्वेटिव और कंजर्वेटिव फोर्स आपको बता दिया था। अब इसी से जो क्वेश्चन नंबर 1 या 2 था, जो स्प्रिंग फोर्स वाला था, उसमें क्या था कि वो जीरो क्यों होगा साइक्लिक प्रोसेस में, क्योंकि हमने पढ़ा और मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बोला कि स्प्रिंग फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स है यानी वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा मतलब कि बस उसकी इनिशियल वैल्यू और जो उसकी फाइनल वैल्यू है उसी पे डिपेंड होगा। वो इनिशियल क्या है और फाइनल क्या है। अब इनिशियल जो है वो साइक्लिक प्रोसेस कर रहा है, तो जो इनिशियल होगा वही उसका फाइनल भी होगा, घूम के वहीं पे आ जाएगा। तो दोनों क्या है, बराबर, इसलिए वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। कंजर्वेटिव में ऐसा होता है। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव मैंने आपको कई बार बता दिया। देखिए, कंजर्वेटिव फोर्स आर दोज विच वर्क डन डिपेंड ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ठीक। कंजर्वेटिव में जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया और स्प्रिंग फोर्स हो गया, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स भी लिख लेना है यहाँ पे, ओके। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आर दोज वर द वर्क डन और द काइनेटिक एनर्जी डिड डिपेंड ऑन द अदर फैक्टर सच एज द वेलोसिटी, द पार्टिकल पाथ टेकन बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है, जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्स। ये क्या हो गया, नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में अदर जितने फैक्टर होते हैं, वेलोसिटी और जो पाथ, जो उसके पार्टिकल है उसका पाथ कौन सा ले रहा है उस पर डिपेंड करता है, जबकि कंजर्वेटिव में इस पर डिपेंड नहीं करता। एग्जाम्पल याद कर लेना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सॉलिड विद कंडक्टिविटी रेंजिंग बिटवीन इतना से इतना, ठीक है। तीनों का बता दिया था पिछली वीडियो में, इसमें मैं कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है। डायरेक्ट इसका आंसर बताना है आपको। क्या है इसका आंसर, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर की रेंज कितनी होती है, 10 की घात -6 से 10 की घात 4 से, प्लस से माइनस, ठीक है। प्लस प्लस होता, देखिए याद करने के लिए एक तरीका है, मतलब ट्रिक ही मान लो कि अगर ये प्लस प्लस होता दोनों पावर, तब होता वो कंडक्टर। अगर एक माइनस एक प्लस है तो सेमीकंडक्टर। अगर दोनों माइनस है इसका मतलब क्या होगा, इंसुलेटर होगा, ठीक है। और याद रखना कंडक्टिविटी पूछा गया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म बाय द कॉनकेव मिरर इफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस एफ। तो हमें इमेज की पोजीशन पूछी गई है जब वस्तु को हम कहाँ पे रख रहे हैं, एफ पे रख रहे हैं, यानी फोकस पे रख रहे हैं। और क्या है, ये मिरर है, यानी दर्पण। कौन सा दर्पण है, कॉनकेव है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या है, जब हम फोकस पे रखते हैं तो कहाँ पे बनता है वो, इन्फिनिटी पे बनता है,
ठीक है, सारी कंडीशन बता रखी है। आप डालोगे मिरर एंड लेंस बाय साइको, एक वीडियो मिल जाएगी आपको, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको नीचे जाओगे तो मिलेगा मिरर एंड लेंस, वो वीडियो देख लेना पूरा। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट आपको इजीली आ जाएंगे, सारे इमेज आपके दिमाग में छप जाएंगे, कैसे बनते हैं, कहाँ बनते हैं। ठीक है, तो कहाँ पे बनेगा, इन्फिनिटी पे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ओके ठीक, तो इसी के साथ हमारे पूरे 20 क्वेश्चंस हो गए फिजिक्स के। अब हम करेंगे मैथ्स के 10 क्वेश्चंस। ओके देखिए 21 क्वेश्चन और मैथ का पहला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री डेट cos 179 डिग्री। ठीक है, तो आपको मैथ्स की भी मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, उसमें मैंने आपको 10 वाली सीरीज बताई थी, 10 1 डिग्री 10 2 डिग्री 10 ये डेट, तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, 1 आ रही थी। ठीक है, क्यों आ रही थी, क्योंकि मैं बोल रहा था कि ये 90 बनाना है। ठीक है, मतलब कि 10 1 था और इधर था 1089, इन दोनों को जोड़ के कितना बनाना था, 90 बनाना, तो आपका जो आंसर आएगा 1 आएगा। लेकिन ये तो बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी, क्योंकि आपको पता है ये 1 से शुरू होकर कहाँ जा रहा है, 79 पे, तो इस बीच में एक वैल्यू होगी ना cos 90 भी तो होगी, एक बीच में होगी ना, और cos 90 की वैल्यू कितनी थी, 0, और 0 के इंटू किसी से भी कर दो 0, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, तो देखिए cos 180 डिग्री, आपको पहले कार्टेशियन प्लेन के बारे में आना चाहिए कि कहाँ पे कौन पॉजिटिव होता है, कौन कहाँ पे चेंज होता है, तो पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। ये है कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, थर्ड वाला यहाँ पे होता है, इधर मत कर देना। फर्स्ट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं और सब चेंज होता है, साइन कॉस में होता है, कॉस साइन में होता है, टेन कॉट, ये सब चेंज होते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे सब, और ये देखिए ये 0 है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, 90 के बाद कितना आता है, ये 180 है, ये 270 है, और ये 360 आ गया फिर से। तो इस वाले क्वाड्रेंट पे जाना है, यानी 360 प्लस कर लो या फिर 90 माइनस कर लो। तो अगर मैं 90 माइनस थीटा करूँगा तभी भी यहाँ पे आऊँगा, और 360 प्लस थीटा करूँगा तभी भी यहाँ पे आऊँगा। तो इस बात का ध्यान रखना, अगर 90 प्लस करूँगा तभी मैं यहाँ पे आऊँगा, अगर 180 माइनस थीटा करूँगा तभी भी यहाँ पे आऊँगा। ठीक है, तो ये पहले में सारे पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, और चेंज इसमें सब होता है। तीसरे में देखिए, तीसरे में क्या होता है, साइन, तीसरे में देखिए टेन और कॉट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। चौथे में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, अब देखिए हमसे पूछा गया था cos 80, cos 80 को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 80 को क्या लिख सकता हूँ, 90 प्लस 90 लिख सकता हूँ, 90 प्लस 90। अब ये किस कोऑर्डिनेट में चल जाऊंगा मैं, दूसरे वाले में है ना, 90 प्लस, इमेज बन जानी चाहिए माइंड में, दूसरे में चल गया। दूसरे में क्या होता है कि चेंज तो होता है सारे, कॉस तो किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, साइन 90 हो गया ये, लेकिन कॉस को चेंज कर रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, क्योंकि दूसरे वाले में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तो ये आ गया -90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, एक बेसिक सेट ट्रिक दे देता हूँ मैं आपको, बहुत काम की ट्रिक है। यदि आपके पास ऐसा है cos n इंटू पाई, ठीक है, n यहाँ पे क्या है, n कोई नंबर है, ठीक है, अभी बताऊंगा क्या है। यदि n की वैल्यू इवन है, यदि n की वैल्यू इवन है, इवन मतलब कि सम है, 2 4 6, ठीक है ऐसे, तो आपका जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। और पाई की वैल्यू कितनी थी, 180, अभी बताता हूँ मैं आपको। और यदि ये n की वैल्यू ऑड है, विषम है, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी। ठीक है, मैंने क्या बोला कि ये है कॉस, अब जैसे इसी को लेते हैं, ये कितना 180 को क्या लिख सकता हूँ मैं, पाई, तो पाई लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ n की जगह कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि 1 है ना यहाँ पे, 1 की इंटू करोगे तो 1 ही आएगा। तो देखिए ये 1 है n की वैल्यू, और ये आ गया वही, ये 1 है, 1 क्या होता है, सम होता है कि विषम होता है, विषम होता है ना, ऑड होता है, तो ये कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू -1 आ जाएगी, डायरेक्ट। इसका यूज देखिए हम कैसे लूंगा मैं, इस वाले क्वेश्चन में हमसे बोला गया cos 5 पाई की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो अगर आप वैसे करना चाहते हो चेंज करके तो कर लो, ठीक है, उसमें बहुत आफत आएगी, इसलिए डायरेक्ट जो मैंने अभी ट्रिक बताया कि देखिए ये n है, n की वैल्यू क्या है, ऑड है, ऑड में क्या बोला था मैंने, -1, डायरेक्ट -1, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 20 कार्ड है हमारे पास, जिन पर 1 से लेकर 20 तक की संख्याएं लिखी गई है। ठीक है, और एक कार्ड को हमने ऐसे रैंडम रूप से निकाला, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि जो उस कार्ड पे नंबर लिखा है वो एक प्राइम नंबर है, यानी कि वो एक अभाज्य संख्या है। इसकी क्या प्रायिकता होगी ये बताना है आपको। प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या क्या होते हैं, जो खुद से कटते हैं या फिर 1 से कटते हैं, जैसे कि 17 क्या होगा, सिर्फ 17 से कटेगा या फिर 1 से कटेगा, इसके अलावा वो किसी से नहीं कटेगा, उसे बोलते हैं प्राइम नंबर। तो और प्रायिकता क्या होता है, टोटल जितनी पॉसिबिलिटी अपॉन जिससे जो हमसे पूछा गया है, जैसे कि यहाँ पे प्राइम नंबर होने की प्रायिकता। ठीक, तो टोटल कितनी है पॉसिबिलिटी, 20 है,
और प्राइम नंबर होने की प्रायिकता कितनी होगी? देखिए 1 से लेकर 20 तक कितने प्राइम नंबर होंगे? तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि क्या एक प्राइम नंबर है या नहीं है? तो एक प्राइम नंबर नहीं है, एक नहीं है प्राइम नंबर। ओके, 2 प्राइम नंबर है, हाँ है, 3 है, 5 है, फिर 7 है, फिर आपका 9 नहीं होता क्योंकि 3 से कट जाएगा, 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है, 19 होता है। कितने हो गए ये? इतने प्राइम नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 प्राइम नंबर हो सकते हैं। टोटल रिजल्ट कितने हमारे पास है? 20। तो 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2/5 है इसकी प्रायिकता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट ए एंड बी आर टू म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट। इफ पी ए इतना दे रखा, पी बी के ऊपर बार लिखा है, ठीक है, ये ध्यान देना। और ये प्रायिकता का क्वेश्चन है, सेट का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। देन ए यूनियन बी पूछा गया है। ओके, अब मैं पहले तो इसका मतलब बता दूं, ठीक है, जिसको पता है कर लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? देखिए इसका मतलब होता है, मैंने बोला पी बी यानी कि किसी चीज़ के होने की प्रायिकता, और पी के ऊपर अगर बार लगा दिया पी बी तो किसी चीज़ की ना होने की प्रायिकता। और किसी चीज़ की होने और ना होने की प्रायिकता का योग कितना होता है? 1 होता है। यानी पी बी और प्लस पी बी के ऊपर बार इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूँ तो क्या होगी? 1 माइनस पी बी, ठीक है, 1 माइनस पी बी, ठीक है, ये होता है। तो इसका मतलब क्या है? ये ना होने की प्रायिकता दे रखी है, ठीक है, ये है ना होने की प्रायिकता। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? उसको होने की प्रायिकता कर देते हैं, क्योंकि ये भी होने की प्रायिकता है। तो सबसे पहले होने की प्रायिकता निकाल लेते हैं। होने की प्रायिकता के लिए क्या करेंगे? 1 में से इसको घटा लेंगे, 1 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 0.4। ठीक है, तो पी बी, सिर्फ बी, इसकी वैल्यू कितना आएगी? 0.4। ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ भी होने की प्रायिकता है और यहाँ भी होने की प्रायिकता है, ठीक है, और यूनियन पूछा गया दोनों का। अब देखिए, जब कोई दो इवेंट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव मतलब वेन डायग्राम बनाते हैं, ये कोई घटना ए है, ये कोई घटना बी है, ये दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र है, यानी दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो इसको बोलते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, ठीक है। और जब दोनों में कॉमन होता है, थोड़ा बहुत कुछ कॉमन होता है, उसको बोलते हैं नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, ठीक है। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है यानी इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अगर पी ए इंटरसेक्शन बी निकालूँ तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी, ठीक, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, आएगा आपके एग्जाम में इस फॉर्मूले से क्वेश्चन। क्या है फॉर्मूला? पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये फॉर्मूला आप ए बी पी की जगह कुछ भी लिख सकते हो, एन लिख सकते हो, ठीक है। हमें देखिए पी ए की वैल्यू पता है, पी बी की वैल्यू पता है, इसकी भी वैल्यू पता है, सारी वैल्यू पता है, ये आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा? ए की वैल्यू कितनी है? 0.5, बी की वैल्यू कितनी है? 0.4, ठीक है, ये नहीं 0.4 होने की प्रायिकता, और इसकी वैल्यू कितनी थी? 0। तो इसको जोड़े कितना आएगा? 0.9, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। इसका ध्यान देना, ठीक है, यहाँ पे पूछा गया था कि ना होने की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडे इन अ लीप ईयर इज। एक लीप ईयर में 53 संडे यानी 53 रविवार होने की प्रायिकता बतानी है, ठीक है। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं, ठीक है। नॉर्मल में कितने होते हैं? 365 दिन। 366 दिन मतलब कि 52 हफ्ते प्लस 2 एक्स्ट्रा डे। अब ये 2 एक्स्ट्रा डे कुछ भी हो सकते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे कुछ भी हो सकते हैं। तो इसकी प्रायिकता देखिए क्या हो सकता है? 52 तो होंगे ही ना, 52 तो हो गई होगा, ठीक है। अब जो 2 बच गए इसमें देखिए क्या क्या हो सकता है। संडे मंडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे। ऐसा क्यों कर रहा हूँ एक के बाद? क्योंकि अगला दिन तो वही आएगा ना, जैसे आज संडे है तो अगला मंडे ही तो आएगा, इसलिए वेडनेसडे। उसके बाद क्या आता है? थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे, और सैटरडे और संडे 2 बार आ गया, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। हमसे वही पूछा है संडे होने की प्रायिकता। टोटल कितनी है हमारे पास? देखिए 53 होने, 52 तो होंगे, 53 होने के लिए देखिए 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितना है? 7। संडे कितनी बार आ सकता है? 1 और 2, यहाँ पे तो 2/7। इजी क्वेश्चन, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ये कोई सारणी दे रखा है, सारणी है, ठीक है, ये सारणी है, ऐसा बना हुआ है, ठीक है, आप भी को साइन बना रखा, लेकिन उसने डिटर्मिनेंट, इसकी वैल्यू पूछी गई। तो कैसे निकालते? 2/2 का तो मैंने आपको बता दिया था, क्रॉस में 2 करके माइनस। इसमें क्या करेंगे? इसमें भी सेम होता है। जैसे पहले ये उठा रहा हूँ मैं 3, अब थोड़ा पेन नहीं है तो मैनेज करना, 3 लिखना है पहले, ठीक है। अब इस वाले इसको और इसको काट देना, जो बचे उसका क्रॉस कर दो। इसकी क्रॉस करेंगे तो क्या होगा? 0 को करेंगे 0, फिर बीच में माइनस लगाओ, 5 दूनी 10, ठीक है। अब देखिए मेन होता है यहाँ साइन का। अब यहाँ माइनस, देखिए पहले प्लस आता है, फिर माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा, ठीक है। तो प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट साइन चलेंगे, ठीक है। अब देखिए ये वाला आएगा, इसकी वैल्यू 1 रख दो यहाँ पे, तो क्या होगा? ये वाला रो कट जाएगा, ये वाला रो कट जाएगा, क्या बचेगा? 5 और 3, और ये 2 और 3। 5 की 3 से करेंगे कितना आएगा? 15, और 2 की करेंगे 2 से 4, ठीक है। इधर मिटा लेता हूँ।
अब हमारा बच गया 7, अब आएगा प्लस का साइन, 7 लिखा हमने, 7 ये वाला, तो 5 बजे 25 और 2 की जीरो से करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, बस इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे -30, ठीक है, और इसे करेंगे तो माइनस का साइन लगाया पहले, और ये 15 में से 4 गए, कितना आएगा 11, माइनस का 11 हो जाएगा, और प्लस 25 की 7 से करेंगे, 25 7 कितना होता है, इसको सॉल्व करना है, माइनस माइनस को जोड़ लेते हैं, कितना आ जाएगा -41, और ये कितना है 175, 175 में से 41 घटाना है बस, 5 से 4 और ये 3, 134 आ गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, इसकी एक्स की वैल्यू बतानी है। ठीक है, बस इजी है, इसकी इंटू इधर कर दो, x² माइनस इसकी क्या है 18 दूनी 36 इज इक्वल टू चेंजिंग 36, पता है ना क्या कर रहा हूँ, 18 दूनी 36, नहीं पता तो देख लेना। ठीक, ये तो कट ही गया इधर, इसको उधर भेजेंगे तो कितना आएगा x² इज इक्वल टू 36। ठीक है, और x की वैल्यू कितना देगी √36, रूट से जब बाहर आता है तो यहीं पे आप मिस्टेक करोगे, +6 मारोगे और बिल्कुल गलत हो जाएगा, बट जब रूट से बाहर आता है तो दोनों आता है +-6, तो +-6, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉड्यूलस निकालना है, इसका मॉड निकालना है, परिमाण बताना है। तो मैंने आपको जो वेक्टर वाला है ना, वेक्टर आपके मैथ्स में भी है और आपके फिजिक्स में भी है, तो मैंने आपको फिजिक्स में ही बता दिया था, गुना कैसे करते हैं, जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, तो फिजिक्स में आप देख लेना वीडियो। ठीक है, मैथ्स में मैं आपको वेक्टर वाला चैप्टर नहीं करवाऊंगा। ठीक, ये भी बताया था मैंने आपको मॉड कैसे निकालते हैं, जैसे ये कोई हमें वैक्टर दे रखा है। ठीक है, इसका मॉड कैसे निकालेंगे, तो अंडर इसका स्क्वायर कर दो 49 प्लस सबको जोड़ते रहो, 2 का, अगर देखिए प्लस क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि अगर -2 का भी स्क्वायर करूँगा तो प्लस ही आएगा, तो 2 दूनी 4 प्लस यहाँ 1 है, 1 का करेंगे 1, तो कितना 50 और 4 54, 54 को हम क्या लिख सकते हैं, 54 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 54 को लिख सकते हैं 9 छिंग 54, 9 छिंग 54 लिख सकते हैं, और 9 से 3 बाहर आ जाएगा तो 3√6 आ जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द वेरिएंस ऑफ द डेटा, इतना दे रखा है, वेरिएंस दे रखा है और स्टैंडर्ड डिवीजन मानक विचलन पूछा गया है और वेरिएंस दे रखा है, तो दोनों में एक रिलेशन होता है, आपको पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड डिवीजन बराबर अंडर रूट वेरिएंस, ये होता है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं इससे। हमसे स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा गया है, वेरिएंस दे रखा है, वेरिएंस इतना, स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर अंडर रूट 121 का अंडर रूट कितना होता है 11, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ गया हमारा 11, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, तो आपका यहाँ पे मैथ्स भी खत्म हो जाता है। अब देखते हैं हम इंग्लिश के क्वेश्चंस, इंग्लिश के हम 20 क्वेश्चंस देखेंगे, फास्ट देखेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। पहला क्वेश्चन देखिए, और ये इंग्लिश के क्वेश्चन आपके बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाएंगे, आपके एग्जाम में ऐसे आएंगे इंग्लिश के क्वेश्चन। ठीक है, जैसे लिखा ना एरर के क्वेश्चन, तो इस टाइप के एरर आएंगे, ईडियम दिखा हुआ है, ठीक है, एंटोनियम सिनोनिम्स, सारे इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और मैंने आपके सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ा है, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाए हैं, आपके सिलेबस से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है। ठीक, तो देखिए इंग्लिश का पहला क्वेश्चन और आज का हमारा 31वां क्वेश्चन है। देखिए, लूज योर टच ईडियम है, इसका मतलब बताना है। ओके, तो आपने सोच लिया होगा, आंसर भी कर दिया होगा। इसका मतलब कहते हैं लूज योर टच, मतलब कि जैसे हमारी कोई छाप थी तो वो अब खो रही है, हमारी एक वैल्यू थी, हम वो खो रहे हैं। ठीक है, हमें जैसे लोग मानते थे अब वो ऐसे नहीं मानते, ठीक है, कम मानते हैं उससे। तो इसका मतलब क्या होता है लूज योर टच का मतलब कि नॉट बीइंग एज सक्सेसफुल एज प्रीवियसली, जैसे हम पहले जितने सक्सेसफुल थे अब उतने नहीं हुए, हमने अपना टच छोड़ दिया, तो इसी को बोलते हैं लूज योर टच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वी वेंट टू डिवाइड द एक्सपेंसेस बिटवीन द 3 ऑफ अस। ठीक है, इस बिटवीन की जगह नीचे में से क्या आएगा, इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, वैसे तो प्रीपोजिशन है ना बिटवीन, और आपके सिलेबस में प्रीपोजिशन है, तो बिटवीन की जगह क्या आएगा, तो देखिए इजी क्वेश्चन, अमंग आएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्यों आएगा, देखिए वी वेंट टू डिवाइड द एक्सपेंसेस बिटवीन द 3 ऑफ अस, 3 ऑफ अस, जब भी 2 की बात हो रही हो, 2 इंसान की बात हो रही, तब आता है बिटवीन, और बिटवीन के साथ आता है हमेशा एंड, यानी बिटवीन राम एंड श्याम, बिटवीन सीता एंड गीता, जब 2 जनों की बात हो तब आएगा बिटवीन, और जब 2 से ज़्यादा होगा तब क्या आएगा अमंग, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखिए, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है हमें कि जो गलत रूप से लिखा हुआ है वो कौन सा है। तो पहला है सेक्रेटरी, बिल्कुल सही है, परफॉर्मेंस भी बिल्कुल सही है, वैल्यूएबल बिल्कुल सही, और ऑप्शन नंबर 4 आर्ग्यूमेंट, देखिए इसको पढ़ते तो हम आर्ग्यूमेंट है, पर इसको लिखते हैं हम कैसे आर्गूमेंट, आर्गूमेंट ई नहीं आता। ठीक है, तो ये हो गया राइट, हमारा ऑप्शन नंबर 4 है जो ये गलत लिखा हुआ, आर्गूमेंट लिखते हैं और पढ़ते हैं लेकिन हम आर्ग्यूमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से आपका इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड से। ठीक है, देखिए पहला है जुडिशियल, ठीक है जुडिशियल, दूसरा है जीलियस, तीसरा है लग्जीरियस और फिर है इनोसेंट, तो इनमें से क्या गलत है,
ऑप्शन नंबर थर्ड गलत है। लग्जूरियस की स्पेलिंग क्या होती है? LUXURIOUS। लग्जूरियस, ठीक है, लग्जूरियस, यू आता है यहाँ पे, ठीक है, लग्जूरियस। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है, या फिर थर्ड बोले, ये हमारा गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, स्पॉटिंग द एरर से क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। इवन दो वी आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन आवर फूड प्रेफरेंस वी बोथ लव साउथ इंडियन डेलिकेसीज। हालांकि हम दोनों भोजन के मामले में बिल्कुल अलग थलग हैं, लेकिन हम दोनों को साउथ इंडियन जो डेलिकेसीज है वो पसंद है। ये है इसका हिंदी मतलब। यहाँ एरर क्या दिख रहा है? तो देखिए, वी आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द ईच अदर इन फूड प्रेफरेंस वी बोथ लव्स, ठीक है। आप देखिए, वी बोथ यानी यहाँ पे क्या है? प्लूरल है, प्लूरल है, प्लूरल, ठीक है। प्लूरल यानी बहुवचन है, ठीक है। बहुवचन के साथ जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी? आपकी बहुवचन ही आएगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे ES लगा के वर्ब को हमने क्या बना दिया है? सिंगुलर बना दिया है ना। लव में जब हम ES लव है ना, जब इसको सिंगुलर बनाना होता है तो क्या करते हैं? एस या फिर ES लगाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल है, ठीक है। तो यहाँ पे लव्स बना दिया, यानी कि इसको क्या बना दिया? सिंगुलर। लेकिन जबकि हमारा सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो यही गलत हो गया यहाँ पे। यहाँ पे क्या आना चाहिए? वी बोथ लव आएगा खाली, ठीक है। तो ये गलत है। तो ये किस में है आपका? ऑप्शन नंबर 3 में। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे लव आएगा, ओके। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा पैसिव बनाना है। इसका सेंटेंस दे रखा, किएरा विल साइन ऑल द डॉक्यूमेंट्स टुमारो। इसका हमारा पैसिव बनाना है। पैसिव में क्या होता है? देखिए, एक्टिव में क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, यानी ये होता है इसका नॉर्मल फॉर्म। और जब हम इसका पैसिव बनाते हैं तो क्या होता है? ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, फिर आता है हमारा V3, ठीक है। वर्ब क्या आ जाएगा हमारा? V3, और फिर बाय सब्जेक्ट। ये होता है हमारा फॉर्मूला बोले या फिर क्या बोले, बेसिक स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। बेसिक स्ट्रक्चर ये होगा पैसिव का, ये होगा एक्टिव का। और यहाँ पे ध्यान देना V3 होता है, ठीक है। तो एक्टिव में हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट यानी कर्ता के ऊपर ज़्यादा जोर डालते हैं कि हाँ कर्ता ने ये किया, कर्ता ने वो। और पैसिव में हम ऑब्जेक्ट जो हमारा कर्म होता है उसके ऊपर हम ज़्यादा जोर डालते हैं, ठीक। तो देखिए, इसका पैसिव बनाते हैं। सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑल द डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहले यही आएगा, ऑल द डॉक्यूमेंट। उसके बाद चाहिए हमें वर्ब क्या है? विल साइन। इसको हमने क्या करना है? V3 बनाया, तो विल बी साइंड, ED लगा दिया, ये क्या हो गया? V3 आ गया, ठीक है, साइंड। और उसके बाद क्या आएगा? बाय ऑब्जेक्ट, ये आ गया बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है। और टुमारो आप शुरू में लगा लो या फिर लास्ट में लगा लो, ये हो गया। तो इसका पैसिव क्या बन गया? ऑल द डॉक्यूमेंट, ठीक है, ऑब्जेक्ट आ गया। विल बी साइन, V3 में आ गया हमारा V, और बाय किया रहा, सब्जेक्ट आ गया हमारा लास्ट में। तो ये आ गया हमारा पैसिव। ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो गया, ठीक है। और ये जो वॉइस होता है यानी एक्टिव पैसिव, इसमें हमारा टेंस चेंज नहीं होता है। टेंस किस में चेंज होता है? नरेशन में, ठीक है। वहाँ पे जैसे विल लिखा हुआ है तो उसका वुड बन जाता है, ठीक है। तो वो कहाँ पे चेंज होता है? नरेशन में। वो भी आएगा, आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और ईडियम है, इन द सेम बोट। इन द सेम बोट जो ईडियम है यानी मुहावरा, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब क्या होता है? इन द सेम बोट यानी कि कोई इंसान किसी सिचुएशन में, किसी बेकार सिचुएशन में, किसी डिफिकल्टी में, और हम भी उसी डिफिकल्टी में, तो हम उसकी भावनाओं को समझेंगे। तो उसी को बोलते हैं कि वी आर इन द सेम बोट, हम दोनों एक ही समस्या से जूझ रहे हैं, ठीक है। तो ये किस में है? ऑप्शन नंबर C में है, ठीक है। टू बी इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन एज समवन एल्स, ठीक है, उसी सिचुएशन में होना जिसमें कोई और भी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हो गया इसका। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन मतलब बहुत सारे ये देखें वर्ड, इसकी जगह एक ही यूज़ करना है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना कि वह देश जहाँ जनता का शासन होता है उसको क्या बोलते हैं? लोकतंत्र बोलते हैं, ठीक है। तो एक वर्ड बोला हमने इतने पूरी लाइन के लिए, तो ऐसे इसको बोलते हैं वन वर्ड। अनेबल टू स्पीक डिस्टिंक्टली एंड एक्सप्रेस वन सेल्फ क्लियरली, ठीक है। अपने आप को जो अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं कर पाता या फिर बढ़िया से किसी चीज़ को बता भी नहीं पाता, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे? तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? उसको बोलते हैं हम इनआर्टिकुलेट, ठीक है। इनआर्टिकुलेट बोलते हैं उसको, जो किसी चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकता या फिर अपने बारे में ही नहीं बता पाता वो ढंग से, उसी को बोलते हैं इनआर्टिकुलेट। और अगर हम इन हटा दें और बचा आर्टिकुलेट, तो आर्टिकुलेट ऐसा इंसान होता है, ऐसा पर्सन होता है जो किसी चीज़ को बहुत अच्छे से बोल सकता है। सुवक्ता बोलते हैं जिसको, सुवक्ता, बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकता है, सबके दिमाग में आ सकता है, उसे बोलते हैं आर्टिकुलेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पैसिव वॉइस दे रखा है और इसका एक्टिव बनाना है, ठीक है। जैसे अभी हमने क्या किया, एक्टिव को पैसिव बनाया, तो पैसिव का एक्टिव में भी बनाने के लिए आ सकता है। पैसिव का एक्टिव बनाने यानी पहले सब्जेक्ट चाहिए, फिर वर्ब चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। बना लेते हैं
यहाँ पे सब्जेक्ट देखिए, पहले सेंटेंस पढ़ते हैं। अ ट्रिप टू द विलेज टेम्पल वाज मेड बाय भवानी। तो बाय भवानी यानी कि भवानी क्या है हमारा सब्जेक्ट, ये सबसे पहले लाओ भवानी को, सबसे पहले ले आओ भवानी को। चारों ऑप्शन में भवानी सबसे आगे है। ओके, अब देखिए वर्ब चाहिए। वर्ब क्या है यहाँ पे, वाज मेड है, ठीक है, तो मेड आ जाएगा हमारा वर्ब। अब मैंने क्या बोला था कि वॉइस में टेंस चेंज नहीं होता है, तो ये कौन सा टेंस है हमारा, कौन सा टेंस है, ये पास्ट टेंस है। वाज लगा हुआ है तो पास्ट टेंस में होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और ऑप्शन नंबर डी तो काट ही दो, ऑप्शन नंबर डी काट दो क्योंकि ये तो प्रेजेंट में। ऑप्शन नंबर ए देखिए, भवानी ट्रिप टू द विलेज, ठीक है। अब इसमें हमने ऑब्जेक्ट को बीच में डाल दिया और वर्ब को गायब भी कर दिया, तो ये भी कट गया, पहला कट गया, ये कट गया। हमारे पे बचे हैं दो और तीन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 और 3 इनमें देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 बोल रहा है भवानी वाज गोइंग टू मेक अ ट्रिप टू द टेम्पल। ऑप्शन नंबर 3 बोल रहा है भवानी मेड अ ट्रिप टू द टेम्पल यस्टरडे। तो देखिए, अब मैंने आपको बोला था टेंस चेंज होता ही नहीं इसमें, तो यहाँ पे क्या है सिंपल पास्ट, तो यहाँ पे भी सिंपल पास्ट है। ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूस, इसको काट दो। तो ऑप्शन नंबर 3 बचा हमारा, ऑप्शन नंबर 3 ही करेक्ट है। भवानी मेड अ ट्रिप टू द विलेज यस्टरडे, ठीक है। भवानी ने एक ट्रिप बनाया कल, कहाँ के लिए, टेम्पल के लिए, विलेज टेम्पल के। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। तो इस प्रकार से आप ऑप्शन एलिमिनेशन करके नरेशन यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले और ये एक्टिव पैसिव वाले ऐसे ही करना, ऑप्शन एलिमिनेट करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंप्रूवमेंट का जो अंडरलाइन वर्ड है इसकी जगह क्या आएगा ऑप्शन में से, ही ड्रीम बिग देन हिज फ्रेंड, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। ही कोई वह है, उसका उसके दोस्त के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, कि वह बड़ा है, मतलब उसके सपने उसके दोस्त के सपने से बड़े हैं, ठीक है। तो कंपैरिजन, जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री आता है। कंपैरेटिव डिग्री की पहचान क्या है, उसके लास्ट में ई आर आएगा, बिगर, ठीक है, ग्रेटर, ठीक है, स्मॉलर। जिसका ई आर लगा के कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनता उसके आगे हम मोर लगा देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोलेगा ही ड्रीम बिग, यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं तो बिग तो आएगा नहीं, बिग की जगह क्या आएगा, कंपैरेटिव डिग्री। बिग का कंपैरेटिव डिग्री बनाना है तो ई आर लगा दो, बिगर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। और बिगेस्ट क्या दिख रहे हैं, ये होता है सुपरलेटिव डिग्री, मतलब कि जहाँ पे सुप्रीम की बात हो, कि सबसे, अगर यहाँ पे बोलता हूँ कि उसकी ड्रीम सबसे अच्छे हैं या फिर सबसे बड़े सपने वही देखता है, तब आता है बिगेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द टाई कॉम्प्लीमेंट द शर्ट ही इज़ वेरी। अच्छा, इसमें डिनोटेशन यानी कि हमें इसमें सिनोनिम बताना है, ठीक है। डिनोटेशन का मतलब होता है सिनोनिम्स, मतलब इसका वर्ड के जैसे जो मीनिंग रखता है वो वर्ड बताना है ऑप्शन में से। कॉम्प्लीमेंट का बोलते हैं ही इज़ कॉम्प्लीमेंट टू मी, मतलब ये बोल सकता हूँ कि वो मेरा मैच है, परफेक्ट मैच है, ठीक, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है मैच, ठीक है। और एक और होता है कॉम्प्लीमेंट, एक होता है कॉम्प्लीमेंट, ई की जगह आई होता है बस, कॉम्प्लीमेंट। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। ये वाला कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है तारीफ करना, हम किसी की तारीफ नहीं करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं कि नाइस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है कि तारीफ करना, और ये वाला ई वाला कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि मैच, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। इसका सिनोनिम पूछा था, ऑप्शन नंबर ए हो गया मैच, ठीक है। डिसएरे का मतलब होता है मिसमैच, जो मैच नहीं होता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे है हमसे पूछा गया है, आगे देखिए सब्स्टिट्यूशन का है क्वेश्चन है। देखिए, मनोज वाज लिविंग इन द सिटी सिंस, इतना टेंस का क्वेश्चन है, बेसिकली टेंस है आपके सिलेबस में। मनोज वाज लिविंग इन द सिटी सिंस 1993। तो यहाँ पे देखिए सिंस लग गया है और हमें टाइम भी दे रखा है, तो सिंस किसके साथ आता है, परफेक्ट टेंस या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ आता है। तो परफेक्ट ये, और यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूस टेंस है सिर्फ, तो हमें यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, परफेक्ट या फिर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो ऑप्शन से बनाते हैं, इज लिविंग हो नहीं सकता, ये भी कंटिन्यूस, विल बी लिविंग नहीं हो सकता, हैज़ बीन, ये हो गया ना परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बनाएंगे, ऑप्शन नंबर 3 रखेंगे यहाँ पे, मनोज हैज़ बीन लिविंग इन द सिटी सिंस 1993, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से इंप्रूवमेंट का है, ठीक है। सी बॉट द फाइन क्लॉथ इन द स्टोर। आप देखिए यहाँ पे देखिए हम क्या, फाइन की जगह क्या लिखेंगे, उसने एक कपड़ा खरीदा स्टोर से, जो क्या है, अब कोई आप कपड़ा लेने जाओगे तो आप यही सोच के जाओगे मैं सबसे अच्छा वाला कपड़ा उठाऊं, या फिर ऐसा तो होगा नहीं, आपके सामने कुछ अच्छे कपड़े रखे हों और आप सोचोगे कि इस कम अच्छा वाला उठा के जाऊं, ठीक है। तो वो भी क्या कर रही है, सबसे अच्छा कपड़ा खरीद रही है, सबसे फाइन क्लोथ खरीद रही है स्टोर से। सबसे अच्छे के लिए मैंने क्या बोला, जो सुप्रीम हो उसके लिए क्या, सुपरलेटिव डिग्री। तो फाइन का सुपरलेटिव डिग्री बनाना है तो EST लगा दो उसमें, तो क्या हो जाएगा, फाइनेस्ट। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया, फाइनेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और इडियम है, अ स्ट्रॉम इन अ टी कप, ठीक है। अ स्ट्रॉम इन अ टी कप एक मुहावरा है, इसका मतलब क्या होता है कि हम जब छोटी छोटी बातों को बड़ा कर देते हैं, उस पर लड़ाई हो जाती है, यानी छोटी बात का बतंगड़ बनाना, उसी को इंग्लिश में बोलते हैं अ स्ट्रॉम इन अ टी कप, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4,
कि द टी इन विच स्पाइसेस आर एडेड, ये नहीं हो सकता कि ऐसी टी जिसमें मसाले डाले हो। ऑप्शन नंबर 3 है कि टी टेस्टी टी, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 2 है टू एंजॉय द टी ड्यूरिंग स्टॉर्म, मतलब कि आंधी तूफान आ रखा है और आप चाय का मजा ले रहे हो, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, अ लॉट ऑफ एंगर एंड वरी अबाउट ट्राइवल थिंग्स, छोटी ट्राइवल थिंग्स मतलब कि छोटी तुच्छ बातें, तुच्छ बोलते हैं ट्राइवल को, तुच्छ बातों के लिए आप बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हो, बहुत ज़्यादा उसके लिए सोच रहे हो, ठीक है, बात का पतंगा बना रहे हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये आ गया आपका नरेशन से, ठीक है, डायरेक्ट दे रखा है, इसका इनडायरेक्ट बनाना है। इसमें टेंस भी चेंज होता है, तो प्रैक्टिस कर रखे होंगे तो आपको हो जाएगा, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन में तो पूरा नरेशन बता नहीं सकता। ही सैड इट इज़ बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। ओके, तो सैड का क्या हो जाएगा, सैड ही रहेगा, ही सैड रहेगा सब में। अब देखिए कैसे करता हूँ मैं सॉल्व, ऑप्शन से करता हूँ। ही सैड, ये काट दो, ही सैड नहीं होता, 3 बचे, ही सैड तीनों में, ठीक है। इट इज़ बीन रेनिंग, अब टेंस का खेल होता है इसमें, और लास्ट नाइट किस में चेंज हो जाएगा, नाइट बिफोर में, मतलब एक दिन पहले। तो देखिए लास्ट नाइट यहाँ देर का, ये भी काट देता हूँ, ये भी चेंज होता है, ठीक है। लास्ट नाइट किस में, नाइट बिफोर में, और ये भी कटिए, लो सारे तो कटिए। ऑप्शन नंबर सी, देखिए ऐसे करते हैं इसको सॉल्व, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो गया, ठीक है। और टेंस को चेंज करके भी आप कर सकते हो, इट इज़ बीन रेनिंग है, इट इज़ बीन रेनिंग है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज कर देंगे। तो ही सेड दैट इट हैड बीन रेनिंग सिंस द नाइट बिफोर। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 46 आपका एंटोनियम से, यानी इसका विपरीत बताना है। प्रिमिटिव। अब प्रिमिटिव के 2 मतलब होते हैं। प्रिमिटिव एक तो ओल्ड वाला सेंस होता है, ओल्ड पुराने ज़माने का, एंशियंट थिंग्स, एक इसका होता है ओल्ड पुराना, एंशियंट, ठीक है। और एक प्रिमिटिव का मतलब होता है असभ्य वाला, असभ्य लोग होते हैं, पहले ज़माने के लोगों को क्या बोलते थे, ये असभ्य लोग हैं, कुछ भी करते हैं। तो एक प्रिमिटिव का मतलब होता है असभ्य, अनसोफिस्टिकेटेड, ठीक है, असभ्य। तो इसका हमें विपरीत बताना है, तो असभ्य क्या क्या होता है, सभ्य हो जाएगा, यानी सोफिस्टिकेटेड। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, सोफिस्टिकेटेड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनोनिम बताना है आपको पेरिलियस का समानार्थी क्या होगा। पेरिलियस का मतलब होता है हार्मफुल, जो डेंजर होता है, जिससे खतरा हो हमें, उसे बोलते हैं पेरिलियस। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए जो डेंजरस है वही हमारा राइट आंसर हो गया। वैसे तो मैं आपको ऑप्शन सारे एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन करूँगा नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है ऑलरेडी। आगे देखिए, अब यहाँ पे हमें पार्ट ऑफ स्पीच बताना है, ठीक है, आपके सिलेबस में है पार्ट ऑफ स्पीच। अंडरलाइन करके ही को बताना है पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है। 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं टोटल, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ठीक है, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ये इंटरजेक्शन, ये सब। ही क्या है, ये है प्रोनाउन, जो नाउन की जगह पे आते हैं उसे बोलते हैं प्रोनाउन, ठीक है। तो ही क्या हो गया, हमारा प्रोनाउन हो गया, ओके। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है हे पुट दैट डाउन। अब देखिए सबसे ईजी क्वेश्चन लगता है मुझे, ये क्या होता है, इंटरजेक्शन का साइन, ठीक है। तो जिसके सामने भी ये साइन लगा हो वो क्या होगा, इंटरजेक्शन, ओके। ये इंटरजेक्शन का साइन ही होता है, ये जहाँ पे आश्चर्य, दुख, खुश, इन सब की भावना का वो पता चलता है, उसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक, यानी इंटरजेक्शन। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया इसका, इंटरजेक्शन। आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, लियाम बॉथ हिज नोट टू क्लास। अब लियाम क्या होगा, ये कोई किसी का नाम लग रहा है, वो क्या लेके आया, नोटबुक लेके आया क्लास में, ठीक है। तो लियाम क्या है, एक नाउन है ना, ये किसी का नाम क्या होता है, किसी का नाम, जगह का नाम, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। तो ये क्या, ऑप्शन नंबर सी नाउन हो गया, ओके। तो इसी के साथ आपके 50 क्वेश्चंस हो गए। आप कमेंट के माध्यम से बताएं आपके कितने आ रहे हैं स्कोर, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग के साथ बताना, ठीक है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगा, बहुत मेहनत लगी है, ठीक है। जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी आपको, और आप सभी को मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि सभी आप अपने मार्क्स को नीचे कमेंट करें, ठीक है। कमेंट करो, मेरे कमेंट पढ़ के अच्छा लगता है मेरे को, तभी जाकर मैं अगली वीडियो भी बनाता हूँ, ठीक है। और अगर आप उस वीडियो पर कोई रिस्पॉन्स नहीं करते हो तब मैं वीडियो बनाना छोड़ देता हूँ, ठीक है, तब मन नहीं करता मेरा वीडियो बनाने का, ठीक है। तो कमेंट जरूर करें, ओके। तो थैंक यू गाइस, इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ। कमेंट के माध्यम से आप बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।